हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग, है ना। इस चैप्टर में आपको कुछ कॉमन डिजीजेज के बारे में बताया गया। आपको स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताया गया कि स्वास्थ्य जो है केवल आप किसी रोग मुक्त हो, इसी को हम स्वस्थ होना नहीं कहते हैं, बल्कि अगर हम मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और समाज में हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, बिहेवियरल तौर पे हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं समाज में, ये तीनों चीजें जब स्वस्थ की कैटेगरी में होती हैं तब हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किस रोग से मुक्त हो, उसको कोई बीमारी ना हो, लेकिन वो किसी से ठीक तरीके से व्यवहार ना करता हो, चिल्लाता हो या लड़ता हो, तो भी वो स्वस्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा। आज की क्लास में कुछ कॉमन डिजीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम मलेरिया के कारण, मलेरिया जिस परजीवी के कारण हो जाता है, उस परजीवी के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एक सामान्य बुखार के रूप में मलेरिया सबके सामने आता है। मलेरिया जिसका रोग जनक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसमें प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से हैं? इसमें प्रभावित होने वाले अंग हैं मनुष्य का लीवर और मनुष्य के रक्त में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। संचरण का कारण क्या है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। तो यहाँ में हम लिखेंगे संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। ठीक है। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं? तेज बुखार आता है, ठंड लगती है, बुखार हर वैकल्पिक दिन पर होता है और उल्टी आती है ना। सिम्टम्स इसके क्या है? हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा शरीर ही इस बीमारी से प्रभावित हो जाता है और बहुत सारे लक्षण भी आते हैं, बहुत सारे अंग भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। सिम्टम्स मलेरिया के क्या हैं? जब हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो उसमें हमारे सर में दर्द की शिकायत होती है। एक सिस्टमेटिक फीवर आता है। क्या होती है? सर में दर्द की शिकायत होती है। सिस्टमेटिक फीवर आता है। मस्कुलर, आपकी मांसपेशियों में थकावट सी महसूस होती है और दर्द भी आपको महसूस होता है। बैक पेन जो है वो ज्यादा होने लगता है। स्किन पे, त्वचा में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा ठंड लगती है, चिल्स जिसको हम कपकपाहट कहते हैं वो होती है। और बुखार उतरते समय बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। मतलब कभी तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है और कभी बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आपके क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे श्वसन तंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है? ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी आती है और ड्राई कफ होता है। स्प्लीन क्या है? हमारा स्प्लीन जो है वो उसका एनलार्जमेंट, स्प्लीन का एनलार्जमेंट होता है। क्या होता है? स्प्लीन का एनलार्जमेंट होता है। पेट पे क्या प्रभाव पड़ता है? स्टमक पे नाउशिया की फीलिंग होती है, यानी कि घबराहट होती है और उसके बाद घबराहट के साथ साथ उल्टी भी हो जाती है। घबराहट के साथ साथ क्या होती है? उल्टी भी हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। पहला है मनुष्य, और नहीं, पहला है मच्छर और दूसरा है मनुष्य। मतलब उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दोनों की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन की मुख्य प्रोसेस जो हो रही है, तो किसी भी जीव के जीवन चक्र में क्या
प्रोसेसेस होती हैं। आपने रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में देखा था कि 3 तरीके के इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है ना, गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस है, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो मनुष्य के शरीर में पूरा होता है, और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो मच्छर के शरीर में पूरा होता है। यानी कि जब निषेचन की प्रक्रिया के पूर्व परजीवी के शरीर में जो भी अंतर होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, वो सब मनुष्य के शरीर में होता है। तब ये परजीवी मनुष्य की मशीनरी का इस्तेमाल करके और उससे फायदा उठाते हैं। उस समय पे मनुष्य के लिए परजीवी होते हैं, और जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है तो उसके लिए वो मच्छर की आंतों में होती है ये प्रक्रिया, और उसके बाद फिर उनकी लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है उसके हिसाब से हम समझेंगे, आपको समझने में भी आसानी होगी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, आप देखते हैं कि कोई संक्रमित मच्छर जिसकी डंक में है ना, जिसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में, लार ग्रंथियों में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स मौजूद हैं। ठीक है, उस संक्रमित मच्छर जो कि वेक्टर है, उसने किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में काटा, है ना, डंक मारा जैसे ही, तो जो मच्छर की लार ग्रंथियां थी उसके अंदर ये परजीवी मौजूद था। तो जब उसने डंक मारा और ब्लड आपका सक किया तो उसके बीच में लार ग्रंथियों में से ये परजीवी मनुष्य के शरीर में चला गया। ठीक है, वहां जाने के बाद वो किस रूप में गया, डिप्लॉयड रूप में गया, यानी कि स्पोरोफिटिक कंडीशन में गया, स्पोरोजोइट्स के रूप में गया। किसके रूप में गया, स्पोरोजोइट्स के रूप में मनुष्य के शरीर के अंदर चला गया, और सबसे पहले उसने लीवर को अपना टारगेट रखा, लीवर को अपना अटैक किया उसने। ठीक है, लीवर को अटैक करने के बाद वहां पर क्या किया, अपनी संख्या को, मतलब सेल्स में क्या होता है, सेल्स में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, तो जैसे ही वो लीवर में पहुंचा उसने अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब उसने अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लिवर से वो ब्लड में पहुंच गया। ब्लड में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स वाले स्टेज में क्या हुआ कि लिवर से रेड ब्लड सेल में चला गया, और वहां पे क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो रेड ब्लड सेल्स में भी ग्रो करने के बाद फिर रेड ब्लड सेल्स को वो बर्स्ट हो गई, फट गई, लाल रुधिर कणिकाएं जो है वो फट गई, और उसके बाद क्या हुआ, इसके बीच में रेड ब्लड सेल में अंदर में क्या हुआ, डिवीजन की प्रोसेस हुई, उस कोशिका का विभाजन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब वो कौन सी प्रोसेस हुई, गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो गई, यानी कि विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। विभाजन की प्रक्रिया के दौरान गमीटोसाइट्स का निर्माण हुआ जो कि मेल और फीमेल थे। उसके बाद इतनी प्रोसेस होती है मनुष्य के शरीर के अंदर, इतनी प्रोसेस कहाँ होती है, मनुष्य के शरीर के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोई सामान्य मच्छर उसने उस संक्रमित व्यक्ति को काट लिया, क्योंकि उनके ब्लड में ये संक्रमण पहले से मौजूद था। तो जब संक्रमित व्यक्ति को किसी मच्छर ने काट लिया तब वो मच्छर भी संक्रमित हो गया, और उसके बाद मच्छर जो है, मच्छर ने क्या किया, मनुष्य का ब्लड सक किया, मच्छर के लार ग्रंथियों से होते हुए वो परजीवी उसकी गट वॉल में चला गया। कहाँ चला गया, गट वॉल में चला गया। गट वॉल में जाने के बाद वहां पे क्या हुआ, गैमीटोसाइट्स के रूप में पहुंचे थे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी थी, तो वहां पे मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। उसके बाद स्पोरोजोइट्स का डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स ऊसिस्ट में डेवलप हुए। तो स्पोरोजोइट्स का डेवलपमेंट जब हुआ तो स्पोरोजोइट्स माइग्रेट कर गए कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड्स में।
कहाँ माइग्रेट कर गए? सलाइवरी ग्लैंड्स में माइग्रेट कर गए। अब जब सलाइवरी ग्लैंड्स में माइग्रेट कर गए तो फिर क्या हुआ? फिर उस मच्छर ने किसी स्वस्थ मनुष्य को काटा और उसके बाद स्पोरोजोइट्स जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स से किसी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिए गए और उसके बाद फिर से वही प्रोसेस चलने लगी। स्पोरोजोइट्स ने लिवर पे अटैक किया, उसके बाद स्पोरोजोइट्स ने लाल रुधिर कणिकाओं पर अटैक किया। उसके बाद क्या हुआ? लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर विभाजन की प्रक्रिया हुई। विभाजन की प्रक्रिया के दौरान गेमिटोसाइट्स का निर्माण हुआ। गेमिटोसाइट्स के निर्माण में विभाजन की प्रक्रिया जब हुई थी तो ये किस प्रकार की विभाजन की प्रक्रिया थी? ये थी आपका मियोसिस विभाजन की प्रक्रिया, जहाँ पे डिप्लॉयड सेल्स को हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट होना होता है। तो ये डायग्राम सभी बच्चे क्या करेंगे? इसको अपनी नोटबुक में सभी बच्चे बनाएंगे। ऊपर की तरफ लिखेंगे इन मॉस्किटो, नीचे की तरफ लिखेंगे इन ह्यूमंस। ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे? इन मॉस्किटोज और नीचे की तरफ लिखेंगे इन ह्यूमंस और उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी लिखेंगे। ये वाला डायग्राम भी आप सभी बना सकते हैं, थोड़ा और क्लियर है। इस डायग्राम को आप सभी अपने नोटबुक में बनाएंगे और एग्जाम में कोशिश करेंगे कि ये वाला डायग्राम ही आपका प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में आप बनाएं। इसमें आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड की तरफ जो स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है कि मॉस्किटो जो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स मौजूद थे। वो स्पोरोजोइट्स जो है लिवर सेल में गए। उसके बाद लिवर सेल में इन्होंने क्या किया? अपने आप को रेप्लिकेट किया, अपनी संख्या को बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने रेड ब्लड सेल्स पे अटैक किया। जब उन्होंने रेड ब्लड सेल्स पे अटैक किया तो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या हुआ? डिवीजन की प्रक्रिया हुई, है ना? अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ जिसमें स्पोरोजोइट्स जो है उसके अंदर गमीटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई और गमीट्स बनकर के तैयार हो गए, है ना? अब वो गमीट्स जो हैं जब बहुत सारे हो गए तो रेड ब्लड सेल क्या हो गई? बर्स्ट हो गई। जिस समय रेड ब्लड सेल बर्स्ट हुई उस समय पे एक ह्यूमन बॉडी में ही एक केमिकल रिलीज हुआ जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन। केमिकल का नाम क्या है? हीमोजोइन। हीमोजोइन के रिलीज होते ही मनुष्यों के शरीर में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कंपकपी और थरथराहट सी महसूस हुई और उसके बाद उसी से फीवर चढ़ा। ठीक है, क्या चढ़ा? फीवर चढ़ा, पर बहुत ज्यादा ठंड के साथ जो है वो बुखार चढ़ा हीमोजोइन के रिलीज होने पर। अल्टरनेट डेट पर क्यों फीवर आता है, रिपीट करता है? उसका रीजन यही रहा कि जब जब हीमोजोइन रिलीज होता है बॉडी में तब तब बहुत तेज ठंड लगती है और क्या हो जाता है? फीवर आ जाता है, साथ साथ सर दर्द भी बना रहता है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि किसी सामान्य मच्छर ने उस संक्रमित व्यक्ति को काट लिया। तो संक्रमित व्यक्ति का ब्लड जो है वो सक किया मच्छर ने और साथ साथ प्लाज्मोडियम परजीवी को मच्छर के शरीर में लेके चला गया। मच्छर के शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी भी पहुंच चुका और मच्छर के शरीर में उसकी आंतों की वॉल के अंदर, गट वॉल के अंदर जाकर के वहां पे क्या किया? वहां पे थोड़ा ग्रो किया और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो है जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ? सेकेंड स्टेज आप वहां पे देख पा रहे हैं, फीमेल और मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद क्या हुआ? प्रोसेस 1 हुई। गट वॉल में आपने देखा
कि क्या हुआ, मेल फीमेल का फ्यूजन हुआ, एक जाइगोट का निर्माण हुआ जिसे हम प्लाज्मोडियम जाइगोट कहते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, वो स्पोरोजॉइट्स के रूप में बदल गया, स्पोरोजॉइट्स के रूप में बदल गया गट वॉल के अंदर, और फिर से वो वापस उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में ट्रांसफर हो गया, माइग्रेट कर गया, और सलाइवरी ग्लैंड्स में वो मौजूद है अभी प्लाज्मोडियम का। फिर से वो संक्रमित मच्छर जो है वो किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा और स्वस्थ मनुष्य को भी संक्रमित कर देगा। तो इस तरह से ये प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है, और इस तरह से ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र कैसे है, मलेरिया परजीवी को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबान चाहिए होते हैं। ये सभी बच्चों को नोट करना है। मलेरिया परजीवी को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबान मानव और एनोफ्लीज की आवश्यकता होती है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र संक्रमित फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से स्पोरोजॉइट्स का इंजेक्शन लगाने से शुरू होती है, और परजीवी शुरू में लिवर सेल्स पर यानी कि यकृत कोशिकाओं के अंदर कई गुना हो जाता है, मतलब रेप्लिकेट हो जाता है। तो जितना होता है उससे बहुत ज्यादा हो जाता है ना। उसके बाद फिर लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज पर हमला करता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आरबीसीज को बर्स्ट हो जाना होता है। तो जब हमला करता है तो उसके अंदर डिवीजन की प्रोसेस होती होगी, है ना। जब सेल के अंदर डिवीजन की प्रोसेस होती, गेमीटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन हो जाता है। ये प्रक्रिया होती है सामान्य मच्छर के गट वॉल के अंदर, और वहां है ना। तो नोट करेंगे, परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर कई गुना किया जाता है और फिर रेड ब्लड सेल्स पर हमला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका टूटना होता है। अब जो आरबीसी बर्स्ट हो गई है उस टाइम पर एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसे हम हीमोजोइन कहते हैं। ये हीमोजोइन का रिलीज होना ही शरीर में सर्द और तेज बुखार के लिए जिम्मेदार होता है। संक्रमित मानव से परजीवी रक्त को काटने और चूसने के दौरान एनोफ्लीज मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है। एनोफ्लीज मच्छरों के शरीर में और विकार हो जाता है। जो फीमेल मॉस्किटो है वो रक्त के भोजन के साथ गेमीटोसाइट्स को ले लेती है ना। जब मच्छर जो है, मच्छर क्या करता है, मच्छर जब हमें काटता है तो हमारा खून चूस लेता है, सक कर लेता है ना। तो फीमेल जो मॉस्किटो है वो ब्लड के आपके अपने भोजन के साथ उन गेमीटोसाइट्स को भी सक कर लेती है जो कि मेल और फीमेल थे, और उसके बाद मच्छर की गट वॉल में पहुंच जाती है। और गट वॉल में क्या होता है, मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद युग्मक का यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। ये स्पोरोजॉइट्स जो है वो मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। स्पोरोजॉइट्स जो है वो गट वॉल से माइग्रेट होकर मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं, और फिर जब वो मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो एक और मनुष्य स्पोरोजॉइट्स जो है वो इंजेक्ट हो जाता है उसके अंदर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। तो सभी बच्चों ने ये सारा डायग्राम बना लिया है, ये सारा डिटेल नोट कर लिया है सभी बच्चों ने। ये वाला डायग्राम सभी बच्चों ने जरूर आई होप बना लिया होगा। इसमें आपको प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र ये लिखना है। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आपको कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं। इसमें आपको डायग्राम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल पूरा प्रोसेस जैसा डायग्राम में बना हुआ है सेम ऐसा ही बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर जो है वो एक निगाह में देखते ही आपको पूरे फुल मार्क्स दे सके, है ना। अगर आप
कैसा आंसर लिखते हैं बच्चों, इस पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको कैसे नंबर देगा। तो कुछ ऐसा लिखिए अपनी कॉपी में जिससे एग्जामिनर जो आपका परीक्षक है वो पढ़ने को मजबूर हो जाए, वो देखने को मजबूर हो जाए, और अगर उसने देखा और पढ़ा तो आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, है ना। तो डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे, कलरफुल बनाएंगे या पेंसिल से भी बनाएंगे, तो HB की जिससे जो डार्क पेंसिल होती है उससे बनाएंगे। कलरफुल बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। यहाँ पे अगर इन प्रोसेसेस में कहीं कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, कहीं किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। चैट के माध्यम से आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको अगली सेशन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अब अगले कुछ सेशंस में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट करने के बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, है ना। हम कुछ और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे इससे रिलेटेड, और जो भी आपको कंफ्यूजन होता है उसको आपको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चन को मेरे तक भेजना है ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। आई होप सभी बच्चों ने ये बना लिया डायग्राम। ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया, ये वाला पेज भी सभी बच्चों ने नोट कर लिया। ये जो रोग है मलेरिया का आपका कंप्लीट हो गया है। एक अमीबियासिस है, अमीबियासिस में रोग जनक क्या है ये भी नोट करना है आपको। रोग जनक क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोअन परजीवी है जिससे प्रभावित अंग क्या है, आदमी की बड़ी आंत। प्रेषण क्या है, मक्खियों से फैलने की इसमें संभावना होती है। पानी और भोजन का मल संपादित पदार्थ से दूषित होता है। लक्षण क्या है इसका, लूज मोशन और पेट में दर्द होता है। अधिक श्लेष्मा और रक्त के थक्के के साथ मल आता है ना। म्यूकस जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है शरीर से, जो हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता होती है। म्यूकस जो कि हमारे छोटी आंत में, उसकी छोटी आंत की आंतरिक दीवार की रक्षा के लिए होता है। जो भी हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है पेट के अंदर खाने को पचाने के लिए, उससे सुरक्षा के लिए हमारी आंतों के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। और वो श्लेष्मा जो है अमीबियासिस के कारण मरोड़ के साथ पेट में दर्द के साथ लूज मोशन होता है, तो साथ साथ म्यूकस भी बाहर आ जाता है। और फिर उसमें जब म्यूकस भी बाहर आ जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं ना कहीं पेट की आंतरिक दीवारों को क्षति पहुंचाती है, और इससे फिर मल के साथ क्या होता है, रक्त भी आने लगता है। तो समझ के अगर आप लिखेंगे तो कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और कभी भी आपको फिर भूलना भी नहीं होगा। यदि आप भूल जाते हैं तो फिर समस्या होती है। अमीबियासिस वाले पॉइंट में आपको उस वाली स्लाइड में कुछ कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अगला है बच्चों एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस और अमीबियासिस में सामान्य तौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर दोनों अलग अलग प्रकार के रोग हैं और दोनों अलग अलग प्रकार के परजीवी से होते हैं। एस्कैरियासिस जो है वो एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स है, एक निमेटोडा ग्रुप का है जिसमें मनुष्य की आंत प्रभावित होती है। ये प्रेषण इसका कैसे होता है, दूषित पानी से, सब्जियों से और फल से। आंतरिक रक्तस्राव होता है, ऐसे में पेशी में दर्द होता है, बुखार होता है, एनीमिया हो जाता है और आंतों के मार्ग की रुकावट हो जाती है। तो इस डायग्राम को आपको सभी बच्चों को बना लेना है अपने आप को समझाने के लिए। ये क्या है बच्चों, ये है फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, जिसका रोग जनक है वुचुरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचुरेरिया मलाई। ये भी एक निमेटोडल पैरासाइट है। इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लसिका तंत्र है, और हमारे
जेनाइटल ऑर्गन्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है। संचरण क्या है? संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये संक्रमण होता है। संक्रमित मादा मच्छर के काटने से, संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। और हमें मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होता है ना। ये किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और आपका अलग अलग आपने देखा कि मच्छरों के काटने से कई अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, है ना। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है सभी बच्चों को। फाइलेरियासिस में क्या होता है बच्चों कि इसमें रोगजनक है इसका वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और निमेटोडल पैरासाइट है। ये वुचरेरिया मलाई कहते हैं इसको। प्रभावित अंग है इसका हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में वेन्स और आर्टरीज के अलावा शुद्ध और अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली वेन्स और आर्टरीज के अलावा एक और ट्यूब वाली नलिकाएं मौजूद होती हैं जो लसिका कहलाती हैं, लसिका तंत्र कहलाती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहलाती हैं। उनको ये प्रभावित करता है और हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स को और कमर के नीचे के हिस्से को प्रभावित करता है। इसमें जो संक्रमण है वो कैसे होता है? संचरण संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। लक्षण इसका क्या है? निचले अंगों की असामान्य सूजन, महिलाओं में अंडकोश और पुरुषों में लिंग की असामान्य सूजन इसका लक्षण है। और पैर आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं हाथी के जैसा मोटा पांव हो जाना, मतलब इस रोग को हम हिंदी में हाथी पांव भी कहते हैं। तो आई होप सभी बच्चों ने ये सब नोट कर लिया होगा। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर, समस्या होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में बैठने के लिए और सही तरीके से आप लोगों को अपना नोट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में मैं कुछ और टॉपिक्स को कवर कराऊंगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी करेंगे। और आई होप कि आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।